हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसका नाम है सेल। ठीक है, सेल मींस कोशिका। ठीक है, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होता है कि यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज लाइक दैट, सेल की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, ठीक है, सेल वॉल की खोज किसने की, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस किसे का, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो इस तरीके से आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, सुसाइडल बैग, ठीक है, एटम बम किसे कहा जाता है। तो ये अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो जब तक आपको नहीं पता होगा कि किस सेल ऑर्गेनल्स को किस अदर नेम से जानते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है, तब तक आप उसका आंसर्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप पढ़िएगा। आप बायोलॉजी आपकी पूरी जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया है। उसमें एक रह गया आपका रिप्रोडक्टिव और दूसरा रह गया है जो वो एनिमल किंगडम, ठीक है, 2 रह गया है, जो कि जैसे ही बॉटनी ख़त्म होगी वो भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो सेल आज स्टार्ट करते हैं। सेल, ठीक है, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्लियर। ये कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द सीलिया से लिया गया है, सेला से लिया गया है। ठीक है, लैटिन शब्द सेला से लिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है सेल, कोशिका, ठीक है, इसकी खोज किसने की, ठीक है, और स्टडी इसकी इस जो अध्ययन होता है उसे क्या बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सेल के अध्ययन को क्या बोला जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ये जो साइटोलॉजी वर्ड है ये शब्द किसने दिया, तो आप लिखेंगे ये शब्द हर्टविग ने दिया। ठीक है, हर्टविग ने दिया साइटोलॉजी शब्द। अब हम बात कर लेते हैं कि साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल कहलाता है। तो सेल की खोज किसने की, सबसे पहले किसने देखा सेल को, तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा। कहाँ पर देखा उन्होंने, डेड कॉर्क में, मृत छाल जो होती है पौधे की उसमें देखा उन्होंने। ठीक है, पेड़ की छाल निकलती है, तो इन्होंने एक स्टडी किया और उसमें इन्होंने कोशिका को देखा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो प्याज होता है, ओनियन होता है, ठीक है, उसके कॉर्क को लिया, उसके ऊपर के जो बल्ब होता है, पल्प, उसको लिया और उसमें इन्होंने स्टडी किया। फिर इन्होंने बताया कि जो हमारा माउथ है, ठीक है, अंदर से अगर हम इसको रब करते हैं तो हमारे हाथ में एक छोटी सी लेयर आ जाती है। जब भी आप इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं, यानी कि कोशिका कहलाते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, ठीक है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1665 में की। ठीक है, ये पॉइंट आपने लिख लिया। सेकंड पॉइंट, इन्होंने किस चीज़ में देखी, तो आप क्या बोलेंगे, डेड कॉर्क। डेड कॉर्क यानी कि मृत छाल, जो पौधे की छाल होती है उससे इन्होंने कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये तो हो गई। अब यहाँ पर जब डेड कॉर्क की बात हो गई, इसका मतलब डेड सेल की खोज इन्होंने की है, तो लिविंग सेल की खोज किसने की है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, जीवित कोशिका की खोजकर्ता। ठीक है, लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, A.V. ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी खोज की। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की। क्लियर, ये हो गया। अभी इसी में एक पॉइंट और याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, तब आप आंसर किसे करेंगे, रॉबर्ट हुक को। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ
मॉडर्न साइटोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता कौन है, जनक कौन है, और भारतीय साइटोलॉजी कोशिका के जनक कौन है। तो याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा है एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइटो के स्वानसन। ठीक है, नोट कर लेना आप इन्हें। कितने क्वेश्चंस देखे अभी तक हमने यहाँ पर। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, A.V. लेवेनहॉक ने की। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किससे की, मृत छाल से, डेड कॉर्क से की। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, स्वानसन को। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, A.K. शर्मा को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपने इन्हें नोट कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, इसी में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कोशिका में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम, सबसे लंबी कोशिका का नाम और सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी आपसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, PPLO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म नोट करें, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसे ही माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में आपको माइकोप्लाज्मा होगा तो माइकोप्लाज्मा पर टिक करेंगे, PPLO होगा तो आप PPLO पर टिक करेंगे। ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या है ये, बैक्टीरिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन, यहाँ पर क्या है, सेल्स का एक्सेप्शन क्या है, वायरस। ठीक है, वायरस जो है वो एक एक्सेप्शन है, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल में नहीं आता है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा, अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल की, लॉन्गेस्ट मीन्स लंबी कोशिका। ठीक है, तो क्या होता है, नर्व सिस्टम। तो एक तरीके का जो हमारा नर्व है, नर्व सेल, जिसे आप लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। मैंने पढ़ा रखा है नर्वस सिस्टम बायोलॉजी में, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 1 मीटर के पास कह सकते हैं। ठीक है, 90 सेंटीमीटर होती है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। लार्जेस्ट सेल की बात की जाए, यानी सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ऑस्ट्रिच एग की। ठीक है, यानी कि जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग सेल, सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आपको नोट करना है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा, ठीक है, यहाँ पर ही आप नोट कर लें, ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, बड़ी कोशिका क्या होगी, ओवम होगी, और सबसे छोटी कोशिका क्या होगी, स्पर्म होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। और लॉन्गेस्ट सेल आपको नर्व सेल याद रखना है। स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में स्पर्म होती है और सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, जो एग सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अच्छा, PPLO की अगर हम बात करें तो कितना होता है, ये 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, इतना स्मॉल होता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन एग सेल होता है, मानव एग सेल, उसका साइज कितना होता है? तो 0.1 mm इन डायामीटर, ठीक है। व्यास के हिसाब से, व्यास में वो 0.1 मिलीमीटर होता है मानव एग सेल, ठीक है। तो ये इतना आप नोट कर लें। ये भी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज जो भी सेल थ्योरी हो रही है आपकी, इसमें जितने भी कोशिका में क्वेश्चंस होते हैं, आते हैं, वही सारे क्वेश्चंस ही आपके डिस्कस किए जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िए, इसको नोट करें आप इन्हें, ठीक है। नोट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेल थ्योरी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, और कोशिका सिद्धांत में इन्होंने किसकी बात कही, क्या क्या सिद्धांत, क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है। तो इनकी थ्योरीज हम देख लेते हैं। किसे कहते हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, ठीक है। दो बायोलॉजिस्ट थे, इनका नाम क्या था? स्लीडेन एंड स्वान। इन्होंने ही कोशिका थ्योरी दी, ठीक है। स्लीडेन एंड स्वान, इन्होंने क्या किया? कोशिका थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। स्लीडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, ठीक है। तो इन्होंने पहला सिद्धांत जो दिया, इन्होंने ये बोला कि जो कोशिका होती है वो हमारी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो पहला आप याद करेंगे, कोशिका मानव जीवन की आधारभूत इकाई है, ठीक है। इसे ही कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछता है आपसे, व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर किस पे जाएगा? कोशिका पर जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो पहला सिद्धांत, पहली सेल थ्योरी इनकी यही थी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। इन्होंने ये कहा। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने जो सेकेंड थ्योरी दी, ये बोली एवरी ऑर्गेनिज्म इज जनरेटेड बाई, या एवरी सेल इज जनरेटेड बाई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि प्रत्येक कोशिका का जो निर्माण होता है वो उससे पुरानी कोशिका से होता है, ठीक है, उसके पूर्व कोशिका से होता है। प्रत्येक कोशिका अपनी से पहली कोशिका से बनता है। एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सेल है, इससे ये दो सेल का निर्माण हुआ, फिर इनसे इस सेल का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से सेल्स डिवीजन होता रहता है, कोशिका डिवीजन, कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो प्रत्येक कोशिका अपने से पहली कोशिका से बनती हैं, ये पॉइंट। और इसी में न्यूक्लियस, एक पॉइंट याद रखना है, जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, केंद्रक सेल का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट भाग होता है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है। ये इतनी थ्योरी दी किसने? स्लीडेन एंड स्वान ने। इन्होंने कहा कि कोशिका मानव की आधारभूत इकाई होती है, मानव जीवन की, चाहे वो मानव जीवन हो या फिर वो एनिमल्स जीवन हो, ठीक है। दोनों के लिए, पादप और जंतु, दोनों के लिए क्या है? बेसिक आधार होता है, यानी कि आधारभूत इकाई होती है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका अपने से पहले की सेल से बनी होती है, और केंद्रक
सेल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, तो ये इतनी पॉइंट्स आ गए सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी की खोज किसने की? स्लीडन एंड स्वान ने की। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे वो है आपका सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो जब सेल का बंटवारा किया गया तो दो के आधार पर किया गया। पहली बार जब सेल को डिवाइड किया गया कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी कि उनमें कितनी संख्याएं कोशिकाओं की प्रेजेंट है उसके आधार पर किया गया। दूसरी बार जब सेल का डिवीजन किया गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अब टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार कितने तरीके के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। ठीक है, बहुकोशिकीय, मल्टी मीन्स बहु, सेलुलर मीन्स कोशिकीय, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारी सेल्स हों। यूनि मीन्स एक, सेलुलर मीन्स कोशिका, जो एक कोशिकीय प्राणी हों। ठीक है, इनमें आपको अंतर समझना है। यूनिसेलुलर मीन्स इनके पास क्या है? सिंगल सेल है, हैव सिंगल सेल। इनके पास एक सेल है, हैव मल्टीपल सेल। इनके पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जब इनके पास एक ही कोशिका है तो ये रिप्रोडक्शन भी उसी से करेंगे, बाकी जितने भी काम है वो उसी से करेंगे। तो ऑल द फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल्स, यानी कि सभी कार्य एक ही कोशिका से, एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। क्लियर? ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द स्पेसिफाइड सेल्स। यहाँ पर क्या होता है? प्रत्येक कार्य के लिए विशेष कोशिका का प्रयोग किया जाता है। मीन्स अलग अलग कार्यों को करने के लिए यहाँ पर अलग अलग सेल्स होती हैं, स्पेसिफाइड सेल्स होती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर वो उसी कार्य को करने के लिए यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने नोट किया, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, इनमें रिप्रोडक्शन किससे होता है? सिंगल सेल से होता है। रिप्रोडक्शन एक ही सेल के द्वारा होता है। यहाँ पर स्पेशल सेल्स, ठीक है, यानी कि विशेष सेल जिसे हम कहते हैं जर्म सेल, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। बस इतना ही आपको डिफरेंट याद रखना है यूनी और मल्टी सेलुलर में। ठीक है, बस इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम यूनी सेलुलर के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप बोलते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ये हो गया अमीबा, पैरामीशियम एंड नील हरित शैवाल। 3 एग्जाम्पल हो गए किसके? यूनिसेलुलर के, यानी कि एक कोशिकीय के। अब हम बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ नोट कर देती हूँ मैं, मानव और जंतु। ठीक है, ये क्या आते हैं? बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर अमीबा की, पैरामीशियम की बात करते हैं तो अमीबा जो अपना खाना बनाता है, ठीक है, सूडोपोडिया के थ्रू वो भोजन बनाता है, फिर उसको वो खाता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? जितने भी काम करता है सिंगल सेल से करता है। यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव की बात करें, तो अपना हर एक काम करने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए उसके पास अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और टर्म आपको नोट करना चाहिए, वो ये है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में जो डिफरेंस है एक और, वो ये है कि इनका जो लाइफ स्पैम होगा बहुत ही कम होगा, इनका लाइफ स्पैम ज़्यादा होता है। तो लिख लीजिए, जीवन काल कम होता है इनका जीवन काल
ज़्यादा होता है, यानी कि ये अधिक समय तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के, आप इसे नोट कर लें। फिर जो है टाइप है आपका, टाइप ऑफ सेल है किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट, ये टाइप ऑफ सेल है किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या के आधार पर सेल के प्रकार। ठीक है, कोशिका के प्रकार, कोशिका की संख्या के आधार पर, एक कोश की, बहुकोश की। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर। ठीक है, साइज के आधार पर, उनके आकार के आधार पर कौन से छोटी होती हैं, कौन सी बड़ी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं साइज के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम प्रो की, देखो अल्फ़ाबेटिक की बात करते हैं, इनको याद कैसे रखोगे, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्रोकैरियोटिक बड़ा है या यूकैरियोटिक बड़ा है। तो अल्फ़ाबेट में पी पहले आता है, यू बाद में आता है, जो पहले आ रहा है वो छोटा, जो बाद में आ रहा है वो बड़ा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक क्या हो गया, यहाँ पर छोटा होता है। तो अगर हम आकार की बात करें तो इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, आकार में बड़ा होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड डिफरेंस हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इसमें एक क्रोमोसोम होता है, यानी कि एक गुणसूत्र प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ एक क्रोमोसोम होगा, यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में जो पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम राइबोसोम के टाइप की बात करें तो यहाँ पर राइबोसोम जो होता है 70S टाइप होता है, यहाँ पर 18S टाइप होता है। 70S टाइप के राइबोसोम, यहाँ पर 80S टाइप के राइबोसोम। ठीक है, केंद्रक की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, यहाँ पर केंद्रक प्रेजेंट होता है। ये कैसे होते हैं, प्री मैच्योर सेल होते हैं, प्री मैच्योर सेल होते हैं, और ये पोस्ट मैच्योर सेल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और ये परिपक्व नहीं होते हैं। ये इतने पॉइंट आप नोट कर लें, फिर हम आगे के पॉइंट आपको नोट करवाते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसी में डिफरेंस में। ओके, प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोशिका में गति नहीं होती। ठीक है, मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ पर कोशिका में गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक इसको मोनेरा किंगडम में या जगत में रखा जाता है, या रखा गया है,
और इसे अदर अन्य 4 जगत या किंगडम में रखा जाता है, ठीक है, लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से इन्हें मोनेरा किंगडम में और इन्हें अदर 4 किंगडम में यूकैरियोटिक को रखा जाता है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक की। जो सबसे छोटी सेल्स, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, तो उसका नाम नोट करें, ठीक है, ये हो गया। और हम क्या देख लेते हैं, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल इज स्पाइरिलम, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया तो नोट कर लेना। सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल इज स्पाइरिलम। यह हो गया एग्जाम्पल। अगर प्रोकैरियोटिक की बात की जाए कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, इसमें आएगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, दूसरा आएगा नीलहरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो 2 हैं जो कि आपको एग्जाम्पल लिखना है प्रोकैरियोटिक का। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल देखेंगे, फंगी, एल्गी, ठीक है, यानी कि जो कवक होता है, जो शैवाल होता है, जितने भी प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल आते हैं, यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल आते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस मिल गया, आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस मिल गया। अब एक लास्ट देख लेते हैं आज की क्लास में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, यानी कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जितने भी कोशिकांग होते हैं, लाइक प्रोटोप्लाज्मा हो गया, लाइक साइटोप्लाज्मा हो गया, लाइक न्यूक्लियोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, या गोल्जिकाय हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको फुल डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है, आज का लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस। तो हेडिंग करें आप लोग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है, आप हेडिंग कर लें, मैं सेपरेट कर दी हूँ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ओके, ठीक है। तो पादप सेल और जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट, यहाँ पर एब्सेंट लिखना, ठीक है, यहाँ की क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, नहीं होता है। यहाँ पर सेल वॉल पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्त होती है, यहाँ पर अनुपस्थित होती है, यानी कि सेल वॉल नहीं होता है। वैक्यूल्स जिसे बोलते हैं रसघानी, यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ आप लिखेंगे नो और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है, मतलब होती हैं, नहीं भी होती हैं, पर होती भी हैं तो बहुत ही स्मॉल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, ये क्या करते हैं, लिक्विड को यानी कि द्रव को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लिक्विड को अवशोषित करते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होता है, यानी सेलुलोज नहीं होता है, सेलुलोज नहीं होता है। अब सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और सेल वॉल ही नहीं है तो सेलुलोज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर लिक्विड का एब्जॉर्प्शन कम हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस।
अगर हम केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो केंद्रक दोनों में ही पाया जाता है। बाकी आगे चल के देखेंगे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि प्लास्टिड हो गया, तो प्लास्टिड पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। ऐसे ही सेंट्रोसोम, तारक काय जो होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो ये सब कुछ डिफरेंस हैं जो कि जब हम पार्ट्स को, ऑर्गेनल्स पार्ट को पढ़ते चलेंगे तब वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो जितने ही आज का टॉपिक सेशन हुआ है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।